नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 309 केंद्रों पर किया गया कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। 15 जनवरी को 41 टीकाकरण केंद्र पर किया जाएगा ड्राई रन। 15 जनवरी को होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक में 1 दर्जन से अधिक आ सकते हैं प्रस्ताव। और प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। राज्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में की अधिकारियों के साथ वार्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बयान से कांग्रेस की सियासत गरमाई। रावत ने की चुनाव में चेहरा घोषित करने की मांग। प्रदेश में कई स्थानों में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। राजधानी में एनएसयूआई ने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जयंती। केदारनाथ धाम में पैदल यात्रा मार्ग की दुकानों का 7 साल बाद भी नहीं हो पाया आवंटन। 2013 की आपदा में पूरी तरह से तबाह हो गया था केदारनाथ धाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तरकाशी से खबर है, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जगबीर भंडारी का दौरा यमुनोत्री। गंगा घाटी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया है। जिलाधिकारियों से एम्बुलेंस मुहैया कराने की मांग की है। मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए भी एम्बुलेंस मांगी है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मयूर दीक्षित ने तत्काल प्रभाव से मांग का लिया संज्ञान। लोगों ने राज्य मंत्री और डीएम का आभार भी जाहिर किया है। हताड़ पट्टी के 57 गांव के लोग होंगे लाभान्वित। उत्तरकाशी से खबर है, यमुनोत्री विधानसभा में गंगा घाटी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है। डीएम से एम्बुलेंस मुहैया कराने की मांग की गई है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव में चेहरा घोषित करने की मांग कर कांग्रेस की सियासत में भूचाल ले आए। उधर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भले ही अगला विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की वकालत करें, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का रुख इसके उलट है। अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड विधानसभा में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अभी से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसी नेता को सेनापति घोषित करने की मांग उठाकर सर्द मौसम में उत्तराखंड की सियासी तपिश बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के आला कमान से सीएम चेहरा घोषित करने की मांग के पीछे हरीश रावत अपने लिए कोई सियासी पिच तो नहीं तैयार कर रहे, क्योंकि खुद कह भी रहे हैं कि इस कदम से पार्टी बेहतर फाइटिंग पोजीशन पर आ सकेगी। हरीश रावत ने ट्विटर पर लगातार 3 ट्वीट किए और लिखा कि चुनाव के वक्त कोई असमंजस ना रहे, एक नाम को आगे बढ़ाकर हम सब साथ चले। इस भावना से दिए गए मेरे ट्वीट को लेकर कुछ दोस्त यह भी कह सकते हैं कि हमारी परंपरा चुनाव के बाद नेता तय करने की रही है। ऐसा सब राज्यों में नहीं हुआ है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल व दिल्ली और कई राज्यों में हमने स्पष्ट चेहरा घोषित किया और चुनाव लड़े। अधिकांश स्थलों पर अच्छे रिजल्ट रहे और फिर परंपरा हमारी बनाई हुई है। स्थितियों को देखकर आप बदलाव ला सकते हैं और लाना चाहिए। इधर भाजपा ने चुनाव को एक राजनीतिक घटना के स्थान पर राजनीतिक महायुद्ध में बदल दिया है। इसलिए कमांड लाइन बिल्कुल स्पष्ट होनी आवश्यक हो गई है और उत्तराखंड में इस समय भाजपा के विरोध में हमें अपना चेहरा घोषित करना आवश्यक है, ताकि मतदाता तदनुसार अपना मन बना सके। बता दें कि हरीश रावत की यह प्रतिक्रिया पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की प्रतिक्रिया के बाद आई है। प्रदेश प्रभारी ने साफ कहा था कि पार्टी में पूर्व चेहरा घोषित करने की परंपरा नहीं है। ऐसे में चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
लेकिन हरीश रावत ने चेहरे की मांग उठाकर संदेश दे दिया है कि इस बार बिना चेहरे के चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कांग्रेस में गुटबाजी जग जाहिर है। यही वजह है कि कांग्रेस 2022 में बिना किसी चेहरे के उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन हरीश रावत मौजूदा समय में उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। विजय बहुगुणा और हरीश सिंह रावत के बीजेपी से जाने के बाद कद्दावर चेहरे के तौर पर हरीश रावत का नाम ही सामने आता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और राज्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में बर्ड फ्लू विषय पर विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में बर्ड फ्लू की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बर्ड फ्लू से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। तो अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और घबराने की जरूरत नहीं, ये बात कही है। और प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून विधानसभा स्थित सभा कक्ष में बर्ड फ्लू को लेकर समीक्षा बैठक की। और बैठक में जानकारी देते हुए रेखा आर्या ने बताया कि बर्ड फ्लू से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागरूक रहें। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पोल्ट्री सेक्टर में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है अभी तक। बर्ड फ्लू को लेकर अभी तक हमने जो देखा है वो ये पाया है कि जो हमारे जंगली पक्षी हैं, जिसमें खासकर कौवों को लेकर ये आया है और कबूतरों को लेकर ये आया है कि उनमें बर्ड फ्लू जो है वो देखा गया है। और हमने जब सैम्पलिंग 2 कौवों की सैम्पलिंग जब हमने भोपाल भेजा थी तो वो पुष्टि होकर आ चुके हैं कि उनमें एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो पाया गया है। इसको देखते हुए हमने पूरी तरीके से अपने उत्तराखंड में पोल्ट्री सेक्टर में भी और फॉरेस्ट विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। यदि कहीं पे भी किसी प्रकार से पक्षियों की डेथ हो रही है, उसकी तुरंत सैंपलिंग की जा रही है। और सितारगंज के नगर पालिका परिसर में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। स्वामी जी की जयंती के अवसर पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, सभासदों और सभी कर्मचारियों समेत उपस्थित रहे। विवेकानंद जी की जयंती नगर पालिका परिसर में सभी समस्त हमारे सभासद हैं, हमारे सारे कर्मचारीगण हैं, सभी लोगों ने हमने विवेकानंद जी की जयंती मनाई है। जैसा कि आपको पता है, विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हमारा नगर पालिका परिसर, नगर पालिका के समस्त कर्मचारी, मैं चेयरमैन, हमारे ईओ, सभी लोग आज हम यह प्रण लेते हैं, लिया है वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम जो है रुकेंगे नहीं। और विकास के लिए हमारी नगर पालिका के पूरे समस्त कर्मचारी और हम चेयरमैन और सभासद सभी लोग लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, विकास की ओर सितारगंज को ले जाएंगे। और राजधानी देहरादून में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने डीएवी कॉलेज के गेट पर प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध किया। प्रकार से आज विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन देश का आज युवा वर्ग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने ये वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, आज के दिन युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है। इसके खिलाफ आज एनएसयूआई बूट पॉलिश करके ये प्रदर्शन कर रही है और सरकार को ये दिखा रही है कि आप लोगों ने युवाओं को रोजगार तो नहीं दे पाया, मजबूरन युवाओं को अपने स्तर पर, चाहे वो पकौड़ी तल रहे हैं चाहे बूट पॉलिश कर रहे हैं, इस काम के जरिए सरकार को एक आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी शिवालिक एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट को डिनोटिफाइड करने के शासनादेश पर भी रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने देहरादून के पर्यावरण प्रेमी
रेणुपाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक जारी की है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी कर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई कर दिया और सरकार का ये निर्णय गलत है। इस मामले में केंद्र सरकार की अनुमति नहीं ली गई है। देखिए, समाज सेवी रीनू पॉल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पहले से ही ये जनहित याचिका आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा एक जो निर्णय लिया गया था 24 नवंबर 2020 का, उस पर जो है हमने चैलेंज किया हुआ था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे ग्रांट कर दिया था। ये स्टे जो है 8 जनवरी को ग्रांट हो गया था, लेकिन 8 जनवरी 2021 को ही सरकार द्वारा एक फ्रेश गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला गया। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने प्रेस वार्ता कर सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक पत्र लिखा है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि उत्तराखंड शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ ने वर्ल्ड बैंक में से 3000 करोड़ का लोन लेकर इसका सीधे तौर पर दुरुपयोग किया है। इस पर मेनका गांधी ने सीबीआई, ईडी और सीबीसीआईडी से जांच कराने की मांग की है। उत्तराखंड शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ पर चार्जेस लगे हैं। आज की प्रेस वार्ता का आदेश यही है, जिस तरीके से श्रीमती मेनका गांधी जी ने एक मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा है और उसमें 3000 करोड़ घोटाले का जिक्र करा है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत शर्मनाक है। और ये भाजपा सरकार अपने आप को जीरो टॉलरेंस की सरकार कहती है और घपले पे घपला करती जा रही है। जनता की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। और इन चीज़ों को हम उजागर करने के लिए इन्होंने एक इस तरीके से माहौल को बना दिया है कि घपला करो और आगे बढ़ते जाओ, पीछे वाले का शोर शराबा अपने आप बंद हो जाएगा, अगले वाला उससे बड़े वाला कर दो। और महाकुंभ का आगाज होने में कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पहला स्नान होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां महाकुंभ की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला भी सतर्क हो चुका है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रूट डाइवर्ट की योजना पूरी कर ली गई है। मकर संक्रांति के स्नान से पहले ही डाइवर्ट रूट से भारी वाहनों का आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, जिससे यात्रियों को जाम की समस्या से जूझना न पड़े। मेले का आगाज होने वाला है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे। प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। इस वक्त जो हम NH-58 राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 है। ये मंगलोर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और रूट डाइवर्जन भी किया गया है। ये जो है लंढोरा मार्ग है, यहीं से जो है दिल्ली से आने वाले श्रद्धालुओं को लंढोरा बाई लक्सर होते हुए हरिद्वार निकाला जाएगा। और जो बाहरी वाहन हैं उनको 13 तारीख की रात से प्रवेश उनको निषेध कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह तैयारी में जुट गया है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। जो हमारा जो जबराड़ा तिराहा वाला जो है, उसमें से हम वो डाइवर्ट करेंगे कि वो जो है नहर पटरी पे ना जाए। नहर पटरी को हम बंद करेंगे, वो सीधा हम हाईवे पे लेके आएंगे। फिर जो ट्रैफिक जो मुजफ्फरनगर से आ रहा है, जो सहारनपुर से आ रहा है, वो जब हाईवे पे आ जाएगा, उसके बाद हम डाइवर्जन इधर इसे कस्बे में से करके लंडोरा की तरफ से निकाल के लक्सर से फिर बैरागी कैंप की तरफ जाएंगे, ताकि यहाँ पे कंजेशन ना हो। सिर्फ लोकल आदमी को इधर से निकलने दिया जाएगा, बाकी जितने भी बाहर से लोग आएंगे उन सबको इसी रोड से हम आगे लक्सर की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। और रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रुद्रपुर के सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस की सूचना मिली थी कि एक नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया और मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक सूचना आई थी, एक नाबालिग बच्ची जिसने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया है। तो उसमें पुलिस मौके पे पहुंची तो देखा तो उसमें बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें बच्ची द्वारा जो बताया गया जिस अभियुक्त के बारे में, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको आगे कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है।
और खबर उदयपुर से, जहां 16-17 जून 2013 की आपदा में केदारनाथ धाम पूरी तरह से तबाह हो गया था, जहां हजारों यात्रियों की जान गई थी। वहां लोगों के रोजगार के साधन भी आपदा में तबाह हो गए थे। आपदा को 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और पड़ाव पर दुकानों का संचालन करके अपनी रोजी रोटी चलाने वाले व्यापारियों को अभी तक दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया है। ऐसे में व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट बन गया है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें इस यात्रा में सीजन में रोजगार नहीं मिला तो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। में आई भीषण आपदा में हमारी दुकानें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बह गई थी आपदा में, और तब से हम बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे परिवार की रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया और हम हताशा और निराश हैं। हम चाहते हैं कि आज तक सरकार ने हमें दुकानें नहीं दी हैं, जबकि उस समय से सरकार कह रही है कि जिन लोगों की दुकानें वॉश आउट हुई हैं उनको दिया जाएगी। केदारनाथ में जो है 2013 में जो है कि आपदा आई थी, तब से जो है जिन व्यापारियों के 128 व्यापारी हैं, ये OBC श्रेणी के जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी थे, उनको 2013 से अभी तक जो है दुकानें आवंटित नहीं हुई हैं। जबकि सरकार जो है प्रत्येक उसमें कर रही है, प्रत्येक साल कर रही है कि व्यापारियों को दुकानें आवंटित कर दी गई हैं, व्यापारियों के लिए ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है। यात्रियों की व्यवस्था टोटल जो है वहाँ का व्यापारी करता था, और है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ सेक्रेटरी, जिलाधिकारी हरिद्वार और कुंभ मेला अधिकारी से कल बैठक कर SOP बनाकर 13 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने को कहा। साथ ही कोर्ट में राज्य सरकार से कहा कि कुंभ मेले के दौरान राज्य सरकार किस तरह के दिशा निर्देश जारी करने जा रही है, कोर्ट को अवगत करा और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 जनवरी की तिथि नियत की है। आज कोविड-19 मामले की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई, जिसमें हमने बताया कि कुंभ मेले की अनऑफिशियल शुरुआत मकर संक्रांति 14 जनवरी को होगी और 14 जनवरी को 5 लाख श्रद्धालु हरिद्वार में आने की संभावना है, और उसके रिगार्डिंग कोई SOP कोर्ट में स्टेट ने जारी नहीं करी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, DM हरिद्वार और मेला अधिकारी कल एक मीटिंग करेंगे और SOP को फाइनलाइज करेंगे और 13 तारीख को कोर्ट में बताएंगे, और ये सारे अधिकारी ऑनलाइन प्रेजेंट रहेंगे कोर्ट में 13 जनवरी 2021 को। और स्वर्ण विजय मशाल के कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत पहुंचने पर सेना के नरसिंह मैदान में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैन्य शास्त्रों का प्रदर्शन भी किया गया। जवानों ने मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर MK गंजू को शस्त्रों के बारे में जानकारी दी। वह सेना के बैंड में मधुर स्वर लहरी बिखेर कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने कार्यक्रम का भी प्रस्तुत किए। और विश्वविख्यात केदारनाथ धाम बर्फ की 3 फीट मोटी सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ है। शीतलहर के लिए
16 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद होने के बाद से बर्फ बाबा केदार का श्रृंगार कर रही है। बर्फबारी से केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले सभी पैदल मार्ग बंद हो गए हैं। केदारनाथ धाम में चारों ओर से बर्फ ही बर्फ है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि फरवरी माह में बर्फ कम होती है तो निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। केदारनाथ धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य पूरा होना है। शंकराचार्य समाधि का जो कार्य चल रहा है उसमें काफ़ी जो हमारी निर्माणदायी संस्था है तेज गति से काम करने का पूरा प्रयास कर रही है, परंतु मौसम के कारण और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और इस वर्ष कुछ कोविड-19 की वजह से भी गत वर्ष में कार्य पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, परंतु उनको निर्देश भी हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्य इसका पूरा हो जाए। हमारे 3 बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे थे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि बनानी थी। लेकिन अभी जब बीच में बर्फबारी आई तो हम लोगों ने सारा सिस्टम अपना जो है क्लोज कर दिया है। अभी जब भी ये मौसम ठीक रहेगा, वहाँ की बर्फ जब खत्म हो जाएगी तो हम दोबारा से काम शुरू करेंगे। और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा जन मार्च शुरू होने वाली हिंदू धर्म की पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा अभी सिर्फ स्थिति साफ नहीं हो पाई कि यात्रा का संचालन हो पाएगा या नहीं। कुमाऊं मंडल के जीएम अशोक जोशी ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालन को लेकर विदेश मंत्रालय द्वारा यात्रा से पूर्व आईटीबीपी जिला प्रशासन पिथौरागढ़ में कुमाऊं मंडल के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसकी सूचना अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं है, इसलिए अभी तो कुछ कहना पाना संभव नहीं है। रोपवे ऐसा है कि रोपवे कोविड के कारण तो सारी पर्यटन गतिविधियां हमारी बंद थी तो उसकी वजह से रोपवे भी मार्च से हमने बंद कर दिया था। और चूंकि रोपवे जब से बना है तब से लेके आज तक वो मैनुअल सिस्टम पे ही चल रहा था, तो उसका अपडेशन, उसका अपग्रेडेशन ही आवश्यक था। तो उसका फायदा उठाते हुए हमने कोविड का इसको टेंडर के माध्यम से इसका अपग्रेडेशन हमारे द्वारा कराया जा रहा है और ये लगभग पूर्ण हो चुका है। विदिन 1 वीक ये सारी अभी आजकल टेस्टिंग चल रही है, उसमें छोटे मोटे कुछ फॉल्ट आ रहे हैं, उनको हम सही कर रहे हैं। तो जनवरी लास्ट वीक में ये रोपवे पुनः जो है पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। जोधपुर के थाना ट्रांजिट कैंप में एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में बीजेपी नेता से 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि देर रात रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की नकदी लूटी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में भाजपा नेता सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तोड़फोड़ का वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल बदमाशों की तलाश जारी है। कल रात्रि को आवास विकास जगतपुरा में रात्रि में अतिथि रेस्टोरेंट में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई और जिस संबंध में घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया और उनको इलाज कराया गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर से कोटद्वार में अभी कोरोना से पूरी तरह निजात नहीं मिल पाई है, तो वहीं बर्ड फ्लू भी दस्तक दे रहा है। कुछ दिन पहले कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के सिताबपुर में 4 कौवे मृत पाए गए, जिन्हें सैंपल भोपाल भेजे गए हैं और 4 कौवों की रिपोर्ट आ गई, जिसमें से 2 कौवों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई, जिससे पशु विभाग, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा है। से एक लेटर प्राप्त हुआ है, उसमें उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो सैंपल यहाँ से 4 भेजे गए थे 8 तारीख को, जो मृत पक्षी थे उनमें से 2 सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा से ग्रसित होने की पुष्टि की गई है। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है वो एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है और इसमें जो इन्फेक्टेड साइट है उससे 1 किलोमीटर के दायरे को, जो परिधि का एरिया है, उसको इन्फेक्टेड जोन घोषित किया जा रहा है और उस इन्फेक्टेड जोन में किसी भी प्रकार का जो पोल्ट्री प्रोडक्ट वगैरह है वो उसका जो है आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा जो 10 किलोमीटर तक का जो दायरा रहेगा इन्फेक्टेड साइट से, उसको सर्विलांस जोन घोषित करके उस पर कड़ी निगरानी और सतर्कता से जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो उसकी अगुवाई में उसका पूरा जो जांच इत्यादि की जाएगी और जो निर्धारित एसओपी उसके अनुसार कार्रवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजे जाने पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू है। आपको बता दें, हाल ही में मेनका गांधी ने शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड में 3000 करोड़ के घोटाले को लेकर सीएम को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सीबीआई, ईडी और सीबीसीआईडी से जांच कराने की मांग की है।
मेनका गांधी जी ने जो पत्र लिखा है उस पत्र में उन्होंने हमारे शिप बोर्ड के सीईओ से लेकर शासन स्तर के अधिकारियों पर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने मेरिनो भेड़ को लाए जाने पर भी उन्होंने उस पर भ्रष्टाचार होने का आशंका जाहिर करी है। इसके अलावा किसी की नियुक्ति को लेकर भी आशंका जाहिर करी है। इसके अलावा वित्तीय अनियमितता की बात भी उन्होंने कही है। मैं समझती हूँ कि इन सभी बिंदुओं पर जिन पर उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त करी है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि भाजपा के ही दल के किसी नेता ने भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर किया हो। शुरुआत करने के लिए अगर मैं कहूं तो पूरन फड़त्याल जो लोहाघाट से सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ कार्य स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में लाए और भ्रष्टाचार को संरक्षण उनकी सरकार दे रही है, इतना बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगाया। खबर चमोली से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। संवाद में कहा कि चमोली जनपद के लिए सबसे ज्यादा सड़कों की सौगात थी। हरीश रावत ने कहा कि पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का महत्व है। इस दौरान हरीश रावत बागेश्वर और गैरसैंण में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन